नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा, यदि मैं बात करूं, पायलट और सेवक बैच में क्लास स्टार्ट होती है और हरियाणा पुलिस में, जैसे कि आप कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो हिस्ट्री सभी के लिए समान ही है। यदि मैं बात करूं शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है तो उसे चेंज थोड़ी कर देंगे, तो सभी के लिए ये समान होगी। तो एक बार जल्दी से आप सभी के सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेविंदर जी, केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम। तो सेविंदर जी का सादर प्रणाम स्वीकार है। अविनाश यादव जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ठीक है, काव्या साहसी भी हमारे साथ हैं। पवन मार्गो, ठीक है, सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार होगी। राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते। तो सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे प्यारो प्रशांत सिंह जी, आजमगढ़ की धरती से प्रशांत सिंह जी का जो है सादर प्रणाम। चलो बहुत बढ़िया। आ अब विनोद शर्मा, वीरों की धरती से राम राम गुरुजी, राम राम, आप सभी की स्वीकार होगी। और मेरे प्यारो, इसी के साथ ये क्लास आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी। टॉपिक हमारा चल रहा था अकबर, आपने किया भी था बहुत बढ़िया तरीके से। यदि मैं बात करूं, किसकी बात थी सर जी? अकबर की। एक बार हम देखेंगे अकबर को और अकबर के जन्म वगैरह, इनके जीवन परिचय तो कुछ तो मैंने लिखा दिया। इस तरीके से आप अकबर हेडिंग डाल रहे होंगे। फिर दोबारा, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसके समय की यदि मैं बात करूं सर, समय तो आप बताएंगे 1556 से लेकर, ठीक है ना, 1605 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा है। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर गद्दी पर बैठा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम हुमायूं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और आपने की भी हैं। जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा है तो उस समय मात्र 13 वर्ष 4 माह की इनकी आयु थी। और मित्रों, यदि मैं बात करूं एकमात्र अनपढ़ मुगल बादशाह कौन था, तो आप क्या बताएंगे सर जी? अकबर था। ठीक है, लेकिन जैसे बाकी जो विद्या वगैरह, जो शिक्षा जो ग्रहण की है, तो यदि मैं बात करूं सर जी, इनके शिक्षक का नाम क्या था? ठीक है ना, वैसे तो अनपढ़ था, लेकिन जैसे धनुर्विद्या होगी थोड़ा बहुत तो जानेगा ही ना। तो शिक्षक की बात करूं तो मीर अब्दुल लतीफ खां इनके कौन थे सर जी? शिक्षक थे। तो आप बताएंगे मीर अब्दुल, कौन से अब्दुल की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं आपको बता रहा हूंगा मीर अब्दुल, ये आप बता देना। लतीफ खां, कौन से खां की बात होगी? तो मीर अब्दुल लतीफ खां, आप इनके क्या बता रहे होंगे सर? शिक्षक बता देना, या मीर अब्दुल लतीफ, ठीक है ना। इनके कौन थे? तो आप बता रहे होंगे सर जी शिक्षक थे। मित्रों, एक पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाता है। कौन से युद्ध की बात होगी? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी की बात है। लिखना है सभी को। पानीपत के सेकंड युद्ध की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी पानीपत का, ये आपको लिख देना है कौन सा? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आप बता देना। पानीपत का कौन सा युद्ध होगा? सेकंड युद्ध होगा। और मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे 5 नवंबर, ठीक है ना। और वर्ष कौन सा होगा? 1556 की बात होगी। मेरे प्यारो, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। और ये किस किस के बीच हुआ है? तो आप बता रहे होंगे सर जी हेमू वे एक, यदि मैं बात करूं इनके प्रधानमंत्री, जो अकबर का प्रधानमंत्री या संरक्षक की यदि मैं बात करूंगा, जिसका नाम था सर जी बैरम खां। तो आप लिख रहे होंगे सर जी मतलब कि बात तो किसके बीच होगी? तो आप बता देना, ठीक है ना।
बैरम खां ये कौन है? बैरम खां। तो आप बताएंगे सर जी बैरम खां, हाँ तो ये तो भैया इसे खान बाबा भी कहा जाता था, ये भी आप बता देंगे, जो अकबर का प्रधानमंत्री था। ठीक है, बैरम खां जिसे खान बाबा मैं बोलूं प्लस के, और प्लस का कौन होगा भैया? हेमू। ठीक है ना, ये आप बता रहे होंगे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, बैरम खां और हेमू के बीच में। और यदि मैं बात करूं सर जी इसमें विजयी कौन हो जाता है, तो आप बताएंगे सर जी विजयी होगा भाई साहब बैरम खां, कहने का मतलब है अकबर ही। पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ मेरे प्यारो, आमने सामने दोनों सेना। बैरम खां की कमान से निकला हुआ एक तीर हेमू की आंख में जाकर लग जाता है, जैसे ही आंख में लगता है, अब आप देखोगे तीर आंख में लग रहा है, एक पलक की आंख का मुड़ जाए तो कितनी जो है समस्या पैदा कर देता। अब वो तो तीर ही लग गया, तो तुरंत जो अपने हाथी से नीचे हेमू गिर जाते हैं, वहीं से बैरम खान ने उठाया और अकबर के सामने पेश कर दिया। जब राजा मारे जाते हैं तो जनता में तो अपने आप ही हलचल मच जाएगी। ठीक है, और वहां के युद्ध में क्या हो गई? पराजय हो गई हेमू की। अकबर के सामने पेश किया जाता है 13 वर्ष 4 माह का वो लड़का। जब हेमू सामने आते हैं तो बताया जाता है कि तुरंत धड़ से गर्दन को अलग कर देता है कौन? अकबर। ऐसा इतिहास कहता है, ना कि मैं कह रहा, कभी समझो कि गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, अब बात क्या होगी हेमू की, यदि मैं बात करूं मेरे प्यारो, हेमू यदि बात है तो राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम शासक था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी उपाधि की बात होगी, तो हम बताएंगे जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलेंगे ना, तो वो तो प्रथम थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन 14वां व अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे सर जी हेमू था। ये लिख देना हेमू। क्वेश्चन पूछा जाए किसकी बात तो होगी मेरे प्यारो? हेमू की बात तो होगी। हेमू राजा विक्रमादित्य की किसकी बात है, तो आप बताएंगे सर जी हेमू की बात तो होगी। हेमू राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। यदि मैं बात करूं किसकी उपाधि की बात होगी, तो हेमू जो है राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, इस तरीके से लिख देंगे, धारण करने वाला 14वां, ये 14वां और अंतिम ही होगा, 14वां वे मैं यहां लिख दूं अंतिम, इस तरीके से लिखना, 14वां वे अंतिम शासक था मेरे प्यारों। कैसा शासक था? अंतिम शासक था। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, यदि मैं बात करूं हेमू की, तो राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम शासक का नाम क्या था? सर जी हेमू था। अंतिम हिंदू शासक मध्यकालीन भारत में, यदि कौन सी भारत की बात होगी, तो मध्यकालीन भारत में मैं बात करूं मेरे प्यारो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम भी और प्रथम भी, कोई बैठा ही ना, मध्यकालीन की बात होगी। तो आप बता रहे होंगे मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मध्यकालीन, कौन सी कालीन की बात है मेरे लाडलो, तो आप बता देना मध्यकालीन भारत, ये लिख देना है। कौन सा भारत होगा, तो मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र, मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र, इस तरीके से लिखना है, वह कैसा होगा? एकमात्र शासक था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र शासक था जिसने मेरे प्यारो दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है ना, जिसने, यदि मैं बात करूं दिल्ली की, किसकी गद्दी की बात होगी मेरे प्यारो? दिल्ली की गद्दी पर राज किया था, ऐसे भी हम लिख देंगे, या दिल्ली की गद्दी पर मतलब कि अपना साम्राज्य स्थापित किया, मध्यकालीन की बात है। ठीक है ना, तो आप बताएंगे दिल्ली की गद्दी पर अधिकार स्थापित किया, ये भी हम लिख सकते हैं, किसकी बात होगी सर? अधिकार स्थापित किया। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। तो मध्यकालीन भारत में वह एकमात्र शासक था कौन? हेमू, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यदि ठीक है सर, बुरा मत मानेगा, आप बता दे सारे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कब और कितने बजे होता है? मॉक टेस्ट संडे को होता है, ठीक है ना, अमित राजवर जी, संडे को होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो
और सुबह 6 बजे। चलो, तो ये पॉइंट आप यहां पर बताएंगे बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर छाप कर आएंगे। चलो मित्रों, एक युद्ध होता है तिलवाड़ा का युद्ध। कौन से युद्ध की बात होगी? तो कुछ तो बच्चे के सामने नया आया होगा ये, और कुछ ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ। कोई मुझे बता सकता है सर, तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? हाँ, बताएंगे। पहले तो आपसे पूछा जाएगा, ये युद्ध जो होता है 1560 ईस्वी में होता है। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है, किस किस के बीच होता है? तो अकबर के एक सेनापति थे जिसका नाम था पीर मोहम्मद, ठीक है। और ये और बैरम खां। अब बैरम खां कौन है सर जी? प्रधानमंत्री था अकबर का। इन दोनों के बीच में क्यों युद्ध हो रहा है? तो ऐसा बताया जाता है कि जो मतलब बैरम खां है, वो धीरे धीरे दिल्ली की गद्दी को कब्जाना चाह रहा था। तो जब अकबर को महसूस हुआ कि ऐसी चाल चली जा रही है, तो पंजाब में मेरे प्यारो बैरम खां की जो है हत्या ही कर दी जाती है इस युद्ध में। तो तिलवाड़ा के युद्ध की यदि मैं बात करूं, तो अकबर के सेनापति, ये आप लिख रहे होंगे कौन से सेनापति की बात होगी सर? तो आप बता देना, अकबर के सेनापति, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अकबर के सेनापति, सेनापति का नाम क्या होगा? पीर मोहम्मद। ये आप बता रहे होंगे सर, अकबर के सेनापति, सेनापति का नाम क्या है मेरे प्यारो? पीर मोहम्मद। और वे क्या हो, कौन होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी, बैरम खां। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बैरम खां के बीच, ठीक है। तो तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में होता है, और मेरे प्यारो इसमें बैरम खां को, मतलब बैरम खां के बीच होता, अकबर के सेनापति पीर मोहम्मद व बैरम खां के बीच। और इसमें लिख देना है भैया, बैरम खां के बीच। और जिसमें जो है पराजित हो गया, मतलब विजय तो कौन होगा? विजयी तो पीर मोहम्मद ही होगा, ठीक है ना। और इसमें किसको? बैरम खां को पराजित करके मौत के घाट ही उतार दिया। ऐसा बताया जाता है तिलवाड़ा के युद्ध में, जो 1560 ईस्वी में हुआ है, क्योंकि बैरम खां सत्ता को अपने हाथों में ठीक है ना केंद्रित करना चाह रहा था, ऐसा बताया जाता है। जो बैरम खां हैं, वो दिल्ली आगरा की जो सत्ता है, जो गद्दी है, उसे अपने अंदर केंद्रित करना चाह रहा था। इसलिए ये युद्ध होता है तिलवाड़ा का युद्ध। मेरे प्यारो, पंजाब में पड़ता है तिलवाड़ा, ठीक है ना। पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में पराजित किया था। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आगे होंगे, और मैं आशा करूंगा, ठीक है ना, तो कि आप इनका जो है जवाब दे भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, एक मेरे प्यारो, एक यदि मैं बात करूं अत का खेल, कौन सा खेल है? यदि बात होगी, ये लिख देना है अत का। इस तरीके से करेंगे, या प्रति पोषक, मतलब कि कपड़ा भी बोल दूंगा, या अत का खेल कर देंगे, या हम बोलेंगे सर जी, या उसे प्रतिपोषक परिवार हम बोलेंगे, प्रतिपोषक परिवार, या अत का खेल, या पेटीकोट सरकार, ऐसे भी बोलेंगे हम, ठीक है। अत का खेल इस तरीके से कर देना, कौन सा? ऐसे करेंगे, अत का खेल, इसे हम प्रतिपोषक परिवार, कौन सा होगा सर जी? प्रतिपोषक, ठीक है ना, प्रतिपोषक परिवार, ये आपको लिख देना है। कौन सी परिवार की बात होगी सर जी? प्रतिपोषक परिवार, या मेरे प्यारो पेटीकोट सरकार। हम कौन सी सरकार की बात करेंगे सर? पेटीकोट सरकार, ये आपको कर देना है, पेटीकोट सरकार। यू क्या है तका वगैरह सर जी, ये हमारी बात तो समझ में नहीं आई है। एक शासन ही चल गया, पेटीकोट सरकार चली थी 1560 से 1562 तक। 1560 से कब तक? 1562 ईस्वी तक। अतका, अकबर की एक धाय माँ थी जिसका नाम था माहम अनगा, जो महिलाओं की प्रधानमंत्री थी। राजघराने में महिलाओं की प्रधानमंत्री, वैसे भी, जिसका नाम था मेरे प्यारो माहम अनगा। माहम अनगा का एक पुत्र है अदम खां, आदम खां जिसे मैं बोलूंगा, और पुत्री का नाम था जीजी अनगा। जब इनों का एकजुट परिवार सा हुआ, तो उस समय अभी अकबर अयोग्य है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। इन्होंने पेटीकोट सरकार ही चला दी, ठीक है, मतलब राजघराने की कार्य इनके अधीन हो गई।
तो कब से? 1560 से 1562। अकबर के शासनकाल में माहम अनगा, ये लिख देना है सर जी। किसके शासनकाल की बात होगी? अकबर के शासनकाल में, ये आपको बताना है। अकबर के शासनकाल में, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। किसके शासनकाल की बात है? अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में माहम अनगा, उसका पुत्र आदम खां। अकबर के शासनकाल में, ठीक है, माहम अनगा, ये कौन है? माहम अनगा ये धायमा थी। माहम अनगा वे उसका पुत्र, ठीक है, उसका पुत्र, किसका? माहम अनगा का पुत्र। पुत्र का नाम क्या होगा? आदम खां, ऐसे लिखेंगे, आदम खां। वे क्या है सर जी? पुत्री भी है, जी जी अनगा। पुत्री का नाम क्या था सर जी? तो आप बता रहे होंगे पुत्री का नाम था मेरे लाडलो जी जी अनगा, ठीक है। अकबर के शासनकाल में माहम अनगा, उसका पुत्र आदम खां, वह पुत्री कौन होंगी सर जी? जीजी अनगा का प्रभाव होने के कारण, इनका प्रभाव था जीजी अनगा का, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे, जीजी अनगा का प्रभाव होने के कारण मेरे प्यारो, क्या होने की बात है? प्रभाव होने के कारण इनका प्रभाव मतलब उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो कारण इस काल को पेटीकोट सरकार कहा जाता है। कारण इस काल को क्या कहा जाता है? 2 वर्ष तक रहा था इस काल को पेटीकोट सरकार, ठीक है ना। पेटीकोट सरकार कहा जाता था, पेटीकोट सरकार, ठीक है ना, पेटीकोट सरकार कहा जाता था। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप इसे हरम दल भी हम बोल देंगे। कौन सा दल होगा मेरे प्यारो? तो हम बोलेंगे सर जी हरम दल होगा। तो ऐसा था, लेकिन 1562 में पेटीकोट सरकार निरस्त कर दी अकबर ने। अब अकबर किसी की भी नहीं सुनेगा, ठीक है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि अभी बालक ही तो है। मात्र आयु कितनी है? 13 वर्ष 4 माह का गद्दी पर बैठा है। और भैया 1556 में ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल का, लेकिन अलग अलग सरकार चल रही है। महाम अनगा कौन थी? तो अकबर की धायमा, जो एक वकील एवं मुगल काल की महिला प्रधानमंत्री थी। मैं इसे भी लिख दूंगा। यदि आप कहेंगे सर जी माहम अनगा ये कौन थी, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। माहम अनगा की बात होगी मेरे लाडलो। कौन सी अनगा है? तो माहम अनगा, अकबर की धायमा, जो एक वकील, अरे इस तरीके से लिख देना है। अकबर की क्या होगा सर जी? तो आप बता रहे होंगे अकबर की धायमा, ये आप बता देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर की क्या है? धायमा। अकबर की धायमा, जो एक वकील, वकील भी थी ये, जो एक वकील एवं महिला जो वर्ग है, वकील एवं, ऐसे लिखेंगे, जो एक वकील एवं महिला, ठीक है ना, महिला वर्ग की क्या थी सर जी? महिला वर्ग की प्रधानमंत्री थी। इतना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। महिला वर्ग की क्या थी? प्रधानमंत्री, मतलब कि पीएम, प्रधानमंत्री थी। ये क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। तो किसकी बात है? माहम अनगा की बात है, ठीक है, जो मुगल काल की महिला प्रधानमंत्री थी, ऐसे भी लिख देंगे। अकबर की धायमा, जो एक वकील एवं, मुगल काल लिख देना, मुगल काल की, सब पे ही अपना आदेश चला रही थी, एवं मुगल काल की, ठीक है ना। कौन सी काल की? मुगल काल की, मुगल काल की प्रधानमंत्री थी। अब सही है। तो ये होंगी धायमा। ये कौन सी है? हेमू की गर्दन कटवा दी और बैरम खां को मरवा दिया, जो उसकी कसम हंसता तो कर बच्चा कहाँ था, है? हेमू की गर्दन कटवा दी और बैरम खां को मरवा, अरे बैरम खां तो भैया 1560 में तिलवाड़ा के युद्ध में। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। आ गए सर जी। अब एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अब बात चलेगी सर जी हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सी घाटी की बात होगी मेरे प्यारो? ऐसा कोई भी जवान नहीं होगा जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में नहीं जानता होगा। मुझे एक बार जल्दी से बता दो कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है और किस किस के बीच हुआ। अब मैं आप ही की कमेंट्स देखूंगा, ठीक है ना। हुमायूं की माता थी नसर महमन, हाँ हुमायूं की माता ही थी, ठीक है।
और भैया माहम अनका, अब बड़ी बूढ़ी है एकदम। अब धाय माँ, मतलब कि अब धाय माँ बोलेंगे तो भैया पापा की भी माँ बोलेंगे तो बूढ़ी दादी, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बताना है मतलब कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा और मैं आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। हल्दी घाटी के युद्ध की बात होगी सर तो 18 जून आप कर देना। क्या 18 जून की बात होगी। और वर्ष कौन सा होगा सर जी? 1576 आप बता रहे होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 18 जून 1576 ईस्वी को। और मेरे प्यारों किस किस के बीच होता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी महाराणा प्रताप जी होंगे, ठीक है ना, महाराणा प्रताप इस तरीके से लिखेंगे वे मेरे प्यारों, ठीक है ना। अकबर का सेनापति, तो आप बताएंगे सेनापति मान सिंह। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। अकबर का सेनापति मैं लिख दूं, किसके सेनापति की बात होगी सर? अकबर का जो सेनापति है ये आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, अकबर का सेनापति मान सिंह। ये युद्ध हो गया और युद्ध का नाम था हल्दी घाटी। 18 जून 1576 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। अब इसमें मुगल सेनापति अकबर का सेनापति मानसिंह व आसफ खां, एक और जाएगा, दो सेनापति जा रहे हैं, ठीक है ना। मुगल सेनापति कौन था सर? आप बताएंगे भैया मानसिंह व आसफ खां के बीच यह युद्ध होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब विजयी कौन होता है? अब यदि मैं विजयी की बात यहां पर करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी विजयी तो ठीक है ना अकबर ही होगा। ये आप बता देना सर विजयी तो कौन होगा, मतलब कि ये मतलब मानसिंह और आसफ खां। यदि मैं बात करूं, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होगा जो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध के समय मानसिंह का सेना माफी चाहूंगा महाराणा प्रताप जी का सेनापति कौन था? जो पहले बताएगा भाई साहब, ठीक है ना, सम्मानित किया जाएगा। या क्वेश्चन का जवाब दे दो। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में मेरे प्यारों कौन सी युद्ध की बात होगी? तो हम बताएंगे सर हल्दी घाटी के युद्ध में, ऐसे छाप देना है हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है ना, महाराणा प्रताप की सेना का, इस तरीके से लिखेंगे सर जी। कौन सी सेना की बात होगी? तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, इस तरीके से आपको बताना है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, ये आप बता रहे होंगे। और कौन पहले ऐसा शेर होगा जो मुझे जल्दी से जवाब इसका देगा सर जी? हम देंगे इसका जवाब, तो हम देंगे। और बता दिया सर जी चुंडावत जी कर देना। लेकिन यहाँ पर जो है जवाब एक बहुत बढ़िया आया है शुभम पाल का सर जी, हकीम खान था। बहुत बेहतरीन जवाब है, हकीम खान कर देना। कौन से खान की बात होगी? हकीम खान। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मेरे प्यारों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है तो आप बता रहे होंगे, मतलब कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के लिए सेना तैयार हो गई है युद्ध के लिए, उस समय अकबर की सेना का नेतृत्व और सेनापति कौन थे उस युद्ध में? तो हकीम खान आप बता रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, आप निश्चित तौर पर बताएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों युद्ध हो रहा है? ये युद्ध हुआ क्यों, ये भी तो बात तो होगी। तो क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम तो निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया सर हल्दी घाटी के, ये लिखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे। अरे किसके पीछे की बात होगी सर जी? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर की, ठीक है ना, ऐसे लिखना हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था।
अकबर का क्या होगा सर जी मुख्य उद्देश्य? अकबर का क्या था? तो आप बता रहे होंगे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आएगा तो आप बताएंगे। अब यहीं ये क्वेश्चन भी तो आते हैं इसी तरीके के। अब बताओ मुझे, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों, क्या करना चाह रहा है? तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, तभी तो अब महाराणा प्रताप जी ने और राजाओं की तरह मने कर दिया, महाराणा प्रताप जी को अपने अधीन लाना, स्वीकार करना, अपने अधीन लाना, इनका जो है साम्राज्य को लाना और लिख देना अपने। जैसे कि और मुगलों ने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अन्य हिंदू राजाओं को जीतकर मतलब कि उनके प्रदेशों को जीतकर अपने जो है, मैं बात करूं, साम्राज्य में मिलाया। ऐसी, ठीक है ना, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, या तो आ जाओ और नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब अब होता ही क्या है, अकबर ने माफी चाहूंगा, महाराणा प्रताप ने वो जो है अधीनता को अस्वीकार कर दिया, जिसका कारण बना हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। ठीक है, अब ये यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से। चलो जी, अब अगले पॉइंट की बात चलूं तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको हेडिंग डालना है सर जी। अकबर के, अकबर के कुछ, अकबर के क्या होगा कुछ महत्वपूर्ण, ये आपको करना है, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब वे महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होंगे, ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाएगा। तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है सर, अकबर के महत्वपूर्ण मतलब अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, क्या क्या कार्य किया है मेरे प्यारो? एक थी दास प्रथा। अब मैं बात करूं दास प्रथा का अंत, सर दास प्रथा, हाँ ये आपको पता होगा, दास प्रथा का अंत, ये भी क्वेश्चन आएगा। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में कर दिया मेरे प्यारो। कौन से? 1562 में अकबर ने दास प्रथा, दास माने क्या है? गुलाम, जो गुलाम रखे जाते थे, जो दास रखे जाते थे, उस दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 ईस्वी में। अब कोई भी गुलाम ये किसी का नहीं होगा, ना कोई दास होगा, ये दास प्रथा का अंत कर दिया मेरे प्यारो। तो आप बताएंगे, ठीक है ना, तो आप बताएंगे 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति मेरे प्यारो, एक और कर की बात होगी, आप बता रहे होंगे सर तीर्थ यात्रा, कौन सी यात्रा की बात है? तो मैं आपको बताऊं तीर्थ यात्रा, ये आप नोट कर देना, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी तीर्थ यात्रा जो हिंदुओं के ऊपर, पहले मैं लिख दूंगा 1563 ईस्वी की बात होगी, 1562 में ये हुआ। तो यदि मैं बात करूं तीर्थ यात्रा कर समाप्ति की बात है मेरे प्यारो, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सर जी तीर्थ यात्रा जो हिंदू अपने मंदिर या अपने जो भी है यात्रा के लिए जाते थे तो उस पर तीर्थ लगता था। 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगने वाला जो वो तीर्थ कर है, टैक्स जो है, उसकी समाप्ति कर दी। ठीक है ना, उसकी क्या कर दी? 1563 में समाप्ति कर दी मेरे प्यारों। अगला, अगला क्या होगा? जजिया कर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जजिया कर, इस तरीके से जजिया कर की समाप्ति, ठीक है ना, जजिया कर की क्या कर दी सर जी? जजिया कर समाप्त, यही कर देंगे। ब्राह्मणों की संपत्ति पे लगाया जाने वाला एक कर था जजिया कर, और 1564 ईस्वी में मेरे प्यारो, कौन से वर्ष की बात होगी? 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में कौन सा? जजिया कर, जो मोहम्मद बिन कासिम ने, क्या सर जी? मोहम्मद बिन कासिम ने जो इस जजिया कर का रूप दिया। और यदि मैं बात करूं ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जब से जजिया कर चला आ रहा था, लेकिन जैसे ही मुगल बादशाह आए और गद्दी पर बैठा अकबर, तो 1564 ईस्वी में जजिया कर भी क्या कर दिया सर? समाप्त कर दिया। ठीक है, चलो, फतेहपुर सीकरी की स्थापना
किसकी स्थापना की बात होगी तो आप बताएंगे सर फतेहपुर। ये आपको नोट कर देना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना मेरे प्यारों किसकी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और मैं आशा करूंगा आप बताएंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी, ठीक है ना, ये भी आप लिख देंगे राजधानी का आगरा से, ठीक है ना, कहां से, राजधानी का सर जी आगरा से फतेहपुर, ये आप नोट कर देंगे, राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करना। सीकरी क्या करना सर जी, स्थानांतरित, ये आपको करना स्थानांतरित करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा करना। और वर्ष कौन सा होगा तो हम बता रहे होंगे सर जी, वर्ष होगा 1571। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, खत्म कर देंगे एक बार में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी और राजधानी मेरे प्यारों कहां से, आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। ठीक है सर, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे संगीता जी कह रही हैं। अब भैया देखो, अब मैं हिस्ट्री की बताऊं आपको तो 4 से 5 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछे ही पूछे जाते हैं। और कंपटीशन में अपना एक एक को जो पॉइंटों की खेल, पॉइंटों का खेल होता है, क्वेश्चन की बात ना होगी, पॉइंटों की बात होगी, नंबर की बात ना होगी। तो इसलिए प्रति एक सब्जेक्ट को इतना विशेष ध्यान देना है जितना जो है भैया माता अपने बेटान पे देती है। यदि आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हैं तो आप करेंगे, अन्यथा भाई साहब मामला बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। चलो, इसी के साथ जागीरदारी एक प्रथा थी और प्रथा का नाम था मेरे प्यारो जागीर। इस तरीके से लिखेंगे, जागीरदारी प्रथा, प्रथा का अंत कर दिया। जागीरदारी प्रथा का अंत मेरे प्यारो वर्ष होगा 1575। जागीरदारी प्रथा का अंत ये आप बता रहे होंगे 1575 ईस्वी। जागीरदारी प्रथा का अंत तो आप बताएंगे 1575 में जागीरदारी प्रथा का अंत कर दिया। इबादत खाना मेरे प्यारो एक 1575 में इबादत खाना भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं किसकी सर जी, इबादत, इस तरीके से लिखना है, कौन सा खाना होगा मेरे प्यारो, इबादत खाना, ये करना है। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना, ठीक है ना। अब ये इबादत खाना क्या है सर जी, ये एक प्रार्थना भवन है। कौन सा भवन है, प्रार्थना भवन, मैं यही लिख दूंगा सर, ये आप कर देना, एक प्रार्थना भवन होगा। इबादत खाना क्या है तो आप बता रहे होंगे एक प्रार्थना भवन है और जिसकी स्थापना 1575 में की जाती है। इबादत खाना की स्थापना प्रार्थना भवन होगा जहां पर धार्मिक परिचर्चाएं होती थी। इस प्रार्थना भवन में यदि मैं बात करूं सर जी, कैसी धार्मिक परिचर्चाएं, इस तरीके से लिखना है सर जी, धार्मिक परिचर्चा होती थी, ठीक है ना, या हेतु, धार्मिक परिचर्चाओं, परिचर्चा हेतु इबादत खाने की स्थापना कर दी 1575 में, ठीक है ना। किसने कर दी है, अकबर ने। गुरुजी अकबर और चांदी के बीच में कौन सा, चांदी, चांद बीबी, चांदी ना, वो चांद बीबी है। चलो, इबादत खाने की स्थापना आप बताएंगे प्रार्थना भवन था, एक धार्मिक परिचर्चा हेतु था, ठीक है। चलो, एक सरची मजहर की घोषणा, ये अकबर द्वारा किए गए धार्मिक कार्य हैं। मजहर मेरे प्यारो किसकी बात होगी तो आप बताएंगे मजहर की घोषणा। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन होगा, किसकी घोषणा की बात होगी सर, आप मजहर की घोषणा यहां पर लिखेंगे। और ये मजहर 15, ये धार्मिक मामलों के लिए था। कौन से धार्मिक मामले, इस तरीके से कर देना सर जी, कौन से मामलों की बात होगी, जो धार्मिक मामले थे उनके लिए, मामले ठीक है ना, के लिए। 1579 में कौन सी वर्ष की बात होगी, 1579 में ईस्वी में आप बता रहे होंगे 1579 ईस्वी में धार्मिक मामलों के लिए मजहर की घोषणा भी की गई। मेरे प्यारो, एक दीन ए इलाही धर्म, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन,
सबसे ज्यादा सुंदर क्वेश्चन होगा दीन ए इलाही धर्म कौन सा? सर जी दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म, ठीक है ना, ये आपको बताना दीन ए इलाही धर्म। और इसकी स्थापना कब होती है? 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना यदि पूछी जाएगी 1582 में, ठीक है ना। और इसका पुरोहित किसे बना दिया? सर जी दीन ए इलाही धर्म पुरोहित तो आप बताएंगे अबुल फजल को। दीन ए इलाही धर्म मेरे प्यारो अबुल फजल। अब देखो एक मैं आपको बताऊं इसमें क्या था। दीन ए इलाही धर्म की बात करूं, जैसे आजकल बाबा ने भी, ठीक है, नाम चर्चा लेते हैं, जैसे सत्संग वगैरह में जान लगो बाबा देंगे अपना नाम, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, खाना खाते समय ये नाम बोलना है, पानी पीते समय ये नाम बोलना है, ठीक है ना। तो ये एक दीन ए इलाही धर्म अपना अलग धर्म चलाना चाहता था और चला ही दिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे मूर्खता का प्रतीक भी माना था। अब जो भी व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करता है तो वो अपनी पगड़ी को अकबर के पैरों में रखता था और अकबर फिर उसे ऊपर उठा के मतलब कि जो भी देते हूँ आशीर्वाद वगैरह सा, और उसे नाम चर्चा दे दी जाती थी। तो ऐसा ये दीन ए इलाही धर्म था जिसका पुरोहित अबुल फजल को बनाया। और यदि मैं बात करूं दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो बीरबल उसका नाम होगा मेरे प्यारो। तो ये भी क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू में बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर दीन ए इलाही धर्म कौन से इलाही की बात होगी? सर जी दीन ए इलाही धर्म। बड़ा बेहतरीन बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला, क्या स्वीकार करने वाला, छाप देना है सर जी। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र, स्वीकार करने वाला मतलब कि प्रथम, ऐसे लिख दो, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू। तो आप बताएंगे सर जी प्रथम हिंदू, हाँ ये तो बीरबल था जिनकी बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल आप बताएंगे सर जी बीरबल। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया दीन ए इलाही धर्म मेरे प्यारो, तो आप बताएंगे स्वीकार करने वाला महेश दास मतलब बीरबल होगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप रिप्लाई नहीं देते हैं, खुशबू कुमारी जी कह रहे हैं। अब बताओ चलती क्लास में कैसे रिप्लाई करूं भैया, अब तुम्हारे जब क्वेश्चन ही पता ना मुझे। चलो अब इसी के साथ ये हो गया। अब आता है इलाही संबत, ठीक है, कौन से संबत की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर इलाही संवत, ये आप बता देना इलाही संवत कब जारी किया? तो 1583 ईस्वी में इलाही संवत की बात होगी सर। तो हम 1583 ईस्वी आपको बता रहे होंगे। अब जैसे कि राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत है, कहीं गुप्त संवत आया, पहले प्राचीन की बात करूं तो इन्होंने कौन सा संवत चलाया है? इलाही संवत। अलग तिथि अलग सारी चीज, ठीक है ना। सरस्वती प्रथा क्या होता था सर जी? अब ये भी बात आ गई। तो भैया सती प्रथा का उल्लेख यदि मैं बात करूं तो सर्वप्रथम भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। और जो सती प्रथा थी ना, मतलब कि यदि जो है पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की जो मृत्यु हो गई माना, तो चिता पर उसकी पत्नी को बैठा दिया जाता था, ठीक है, और वो भी वहीं खत्म। तो और यदि उसकी चीख पुकार की आवाज ना निकले, ना व्यक्तियों के कानों तक सुनाई दे, तो दूर मतलब कि ढोल वगैरह बजाए जाते थे। पहले बहुत छोटे छोटे ढोल रह गए हैं, उन्हें और बजाया जाता था। तो वो थी सती प्रथा। ऐसी हमारे भारत में प्रथा भी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो मेरे प्यारो, ये कार्य किए किसने किए हैं? अकबर ने। अकबर खलीफा के सामने स्वयं ही खुतबा पढ़ा अकबर ने खलीफा के सामने। और एक जमी बोस
एक प्रथा लेकर आया। जब अकबर या बात करूं बादशाह राजगद्दी पर बैठा है तो उसके सामने घोंटे के बल बैठकर, घुटने के बल बैठकर अभिवादन करना, ये कार्य अकबर। झरोका दर्शन जैसी नीतियां, चलो एक बार लिखेंगे सर जी। अकबर खलीफा के सामने स्वयं ही खुतबा पढ़ा। अकबर ने, ये आपको लिख देना है सर। अकबर ने, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर ने, ठीक है, खलीफा के सामने किसकी बात होगी? ये खलीफा, खलीफा के सामने स्वयं, ये आपको लिख देना है स्वयं, सामने स्वयं, ये इस तरीके से लिखेंगे सर जी। खलीफा के सामने स्वयं खुतबा पढ़ा। स्वयं क्या पढ़ा है? तो आप बता रहे होंगे खुतबा पढ़ा, ये लिखेंगे। स्वयं क्या पढ़ा मेरे लाडलो? खुतबा पढ़ा। किसने? अकबर ने। और यदि और जमी बोस, राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा, ठीक है ना, पढ़ा। और ये मैं बात करूं और जमी, इस तरीके से लिखेंगे सर जी। और क्या होगा मेरे प्यारो? जमी बोस, इस तरीके से लिख देना जमी बोस। ये प्रथा थी, जमी बोस प्रथा, ठीक है। अब ये प्रथा, जमी बोस प्रथा क्या है? तो आपको मतलब कि पूछे जाती है जमी बोस प्रथा, इस तरीके से ही होगा। राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा, जो राजगद्दी होती थी, जमी बोस प्रथा। तो मैं बात करूं सर, राजगद्दी के सामने, ये लिखेंगे राजगद्दी के सामने, इस तरीके से लिखेंगे। किसके सामने की बात होगी सर जी? जो राजगद्दी बिछी हुई है, राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा, सामने इस तरीके से लिख देना है जमीन चूमने की प्रथा। जमीन चूमने की क्या थी सर जी? राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा। और सिजदा, सम्राट के सामने झुककर अभिवादन करने, ये तो वैसे बीरबल ने भी, माफी चाहूंगा, बलबन ने भी स्टार्ट की थी। चूमने की प्रथा। सिजदा, ये भी आपको बता देना है, सिजदा किसने स्टार्ट करी है? तो सिजदा तो सर जी बलबन ने भी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो सम्राट के सामने झुककर, किसके सामने की बात होगी? तो आप बताएंगे सम्राट के सामने, सम्राट के सामने, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। सम्राट के सामने झुककर, ये आप बताएंगे सम्राट के सामने झुककर अभिवादन, क्या होगा मेरे प्यारो? अभिवादन करने की, अभिवादन करने की प्रथा, अभिवादन करने की क्या होगी? प्रथा शुरू की, अभिवादन करने की प्रथा शुरू की। ये आप बता रहे होंगे किसने? सर जी अकबर ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जमी बोस प्रथा, राजगद्दी के सामने जमीन को चूमने की प्रथा, ऐसी प्रथा स्टार्ट कर दी, ठीक है मेरे प्यारो। जनता में सम्राट के प्रति सम्मान एवं भय पैदा करने के लिए अकबर ने एक और झरोका दर्शन, आगरा का जो लाल किला है उसके उच्च मतलब बिंदु पर पहुंचकर सुबह सुबह, ठीक है ना, अभिवादन किया करता था ऐसे जनता के सामने, ठीक है। अब जैसे देखा होगा आपने, नेता हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, ऐसे अभिवादन से कर देना, तो इसे बोलेंगे झरोका दर्शन। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्या जनता में सम्राट के प्रति सम्मान एवं भय पैदा करने के लिए, ठीक है ना, किसकी बात होगी? जनता में, ठीक है ना, जनता में सम्राट के प्रति, ठीक है ना। तो मैं बात करूं, इस तरीके से लिख देना झरोका दर्शन। ये अब पूछा जाएगा सर जी झरोका दर्शन क्या था? तो आप बताएंगे सर झरोका दर्शन, इस तरीके से लिख देना है झरोका दर्शन। तो जनता में, मतलब कि ये स्टार्ट किया है जनता में सम्राट के प्रति, जनता में किसके प्रति मेरे प्यारो? या राजा या शासक या सम्राट के प्रति, ये आप बताएंगे, ठीक है ना, प्रति सम्मान व भय पैदा करने के लिए। क्या सर? सम्मान व भय पैदा करने के लिए, पैदा, भय पैदा करने के लिए, ठीक है ना, करने के लिए, ठीक है। तो प्रति एक दिन, प्रति एक दिन सुबह को, ठीक है, राज दरबार में महल पर चढ़कर जनता के सामने इस तरीके से हाथ हिलाते थे, सर साइड, एकदम साइड, ये इसे बोलेंगे हम झरोका दर्शन, ठीक है ना। तो प्रतिदिन सुबह प्रजा को अपने महल में झरोका दर्शन देता था कौन? तो आप बताएंगे सर जी। और क्या पैदा करना है? सम्मान और भय। ये क्या होगा सर? सम्मान और भय पैदा करना था। ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब बात क्या होगी सर जी? यदि मैं बात करूं
अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस राजवंश से थे? तो कछवाहों से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे अकबर ने सर्वप्रथम, कौन सी प्रथम की बात है? अकबर ने सर्वप्रथम, ठीक है ना, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक जो संबंध हैं, कौन से संबंधों की बात होगी सर? वैवाहिक संबंध, ये आप बताएंगे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के, वैवाहिक संबंध यदि मैं बात करूं सर जी, राजपूतों के जिस राजवंश से स्थापित किए, ठीक है ना, जिस राजवंश से यदि मैं बात करूं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस राजवंश से मेरे प्यारो, ठीक है ना, स्थापित किए, इस तरीके से लिख देना है, स्थापित किए वह थे, ठीक है ना, वह थे, ऐसे आएगा क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से आएगा। तो वह थे कछवाहा, इस तरीके से लिखेंगे मेरे प्यारो, कछवाहा। ये आपको करना है। अकबर ने सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध राजपूतों के और विवाह कर दिया मेरे प्यारो जोधाबाई से। ये आमेर की राजा भारमल की पुत्री थी। बताया जाता है कि अकबर जो है प्रति एक वर्ष मेरे प्यारो अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर की बात होगी और किसमें, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाया करता था। और मेरे प्यारो रास्ते में पड़ता है आपका आमेर। आमेर जब पड़ता है, अकबर जा रहा है निकला हुआ, तो भाई साहब अब देखा क्यों ना आमेर की तरफ जो प्रस्थान किया जाए, आक्रमण किया जाए। भाई अकेला तो जाकर ही ना आया। जब पता पड़ती है राजा भारमल को, तो उन्होंने भाई साहब मतलब शर्त दे दी जाती है। और शर्त में भैया जोधाबाई का जो विवाह है वो किससे, जिसे हरखाबाई भी बोला जाता है, तो आप बताएंगे सर जी किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। विवाह की बात होगी तो आप बताएंगे भैया विवाह अकबर ने किससे करा है? मतलब कि अब विवाह तो आप बताएंगे हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम था जोधाबाई। ठीक है, अकबर जोधा का आपने नाटक भी देखा होगा, विवाह जोधाबाई से। ये कछवाहा थे। आमेर के राजा, यदि मैं बात करूं कौन से, आमेर के राजा, और राजा का नाम था आमेर की राजा भारमल। ये आप लिखेंगे भारमल की पुत्री थी। आमेर की राजा भारमल की पुत्री, ये आपको बता देना है, आमेर की राजा भारमल की पुत्री। इस तरीके से बताएंगे। उपाधि क्या दी है इसे? ठीक है ना, मतलब जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि भी प्रदान की गई। उपाधि की बात होगी तो सर जी आप बताएंगे मरियम, मरियम उज जमानी। ठीक है, इस तरीके से लिखना, मरियम उज जमानी की उपाधि धारण की मेरे लाडलो, मरियम उज जमानी। तो इस तरीके से उपाधि की भी बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे मरियम उज जमानी की उपाधि। सर हिस्ट्री को, चलो ये जो है पॉइंट आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करता था? ऐसे भी तो क्वेश्चन आएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आता है क्वेश्चन, किस सूफी संत के, इस तरीके से लिखना है सर जी। यदि क्वेश्चन आए तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे किस सूफी संत के दर्शन हेतु, ये आपको बताना है सर जी, किस सूफी संत के क्या दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार, ये लिख देना है हेतु अकबर मेरे प्यारो, कौन? अकबर उसके दरबार, उसके दरबार, ये आप बताएंगे उसके दरबार अजमेर जाया करता था। अजमेर सर जी जाया करता था, तो आप बताएंगे जाया करता था। ठीक है ना, करता था, करता था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसकी बात होगी सर, शेख मुई मुही मुहीनुद्दीन, मुइनुद्दीन कर देना, मुइनुद्दीन ऐसे कर देंगे, मुइनुद्दीन चिश्ती। आर्य भाषण में, हाँ सर जी आर्य भाषण में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में ही तो उनकी दरगाह होगी। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और यहाँ से यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, तो मित्रों यहाँ से मिलेंगे हम कल। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट होगी क्लास स्टार्ट और अकबर सबसे ज्यादा बड़ा है। अकबर खत्म हो जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना।
अकबर यहाँ से क्या है भैया, सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इसे आप करना अकबर को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से। और फिर इसी के साथ हम पढ़ रहे होंगे इसकी बात, मतलब कि जहांगीर को। फिर आप पढ़ेंगे शाहजहां, फिर औरंगजेब। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। नवरत्न भी है, सब सारी चीज आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।